नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। आज बात रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी भीषण जंग की, जहां सवाल है कि क्या पुतिन परमाणु बम फोड़ेंगे? क्या आज यूक्रेन पर वो सबसे बड़ा हमला करेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन को रोकने के लिए पुतिन के सामने अब सिर्फ और सिर्फ परमाणु का विकल्प ही नजर आ रहा है। पुतिन सारे हथियारों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन का हमला नहीं रुक रहा। यूक्रेन का ताजा हमला रूस के तुला रीजन में हुआ, जहां ड्रोन से यूक्रेन ने केमिकल प्लांट को निशाना बनाया, जिससे रूस को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले ने पुतिन के गुस्से को और भड़का दिया। पुतिन ने दो टूक कह दिया कि अब वो सबसे बड़ा हमला करेंगे, जेलेंस्की को सबसे बड़ी चोट पहुंचाएंगे और इसके लिए वो रूस के सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, रूस का वो हमला क्या होगा? क्या यूक्रेन के खिलाफ पुतिन परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे? और अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या आज रात पुतिन अंतिम प्रहार करेंगे? क्या आज ही परमाणु हमले का सिग्नल देंगे? क्या यूक्रेन पर परमाणु हमला कर इंतकाम लेंगे? क्या पुतिन आज यूक्रेन का नक्शा बदल देंगे? इन सवालों के पीछे है पुतिन के अंदर जल रही इंतकाम की आग। इन सवालों के पीछे है पुतिन के दिमाग में चल रहा यूक्रेन को तबाह करने का प्लान। इन सवालों के पीछे है महायुद्ध की आहट, जिससे पूरी दुनिया सहमी है। रूस यूक्रेन के बीच अब महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी, बारूद की बरसात होने लगी, महाविनाश की तस्वीरें दिखाई देने लगी। इंतकाम की आग में जल रहे पुतिन ने आखिरी कसम खा ली है कि महाविध्वंस करेंगे, यूक्रेन को भस्म करेंगे। जंग के 3.5 साल में जो नहीं किया, अब वो प्रहार करेंगे, जेलेंस्की को सबसे बड़ा जख्म देंगे। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद पुतिन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, कीव और खार्किव को खंडर बना रहे हैं। खार्किव पर ही रूस ने 53 आत्मघाती ड्रोन, 4 गाइडेड बम और 1 मिसाइल दागी। इन हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हो गए। खार्किव के अलावा डोनेत्स्क, डिनिप्रो, टर्नोपिल, ओडेसा पर भी हमले किए गए। इन जगहों पर भी जान माल का नुकसान हुआ है। ऊर्जा संरचना को खास तौर पर निशाना बनाया गया, जिससे इन इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। रूस के इन हमलों के बाद यूक्रेन ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। जेलेंस्की की सेना ने आज रूस पर चौथा बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने अब की बार रूस के तुला रीजन को दहला दिया। यूक्रेन ने रूस के तुला प्रांत में स्थित एजोट केमिकल प्लांट पर ड्रोन हमला किया। इस हमले में 5 से 8 विस्फोट हुए हैं और आग लग गई। यूक्रेनी ड्रोन लगभग 380 किलोमीटर अंदर घुसकर गए और रूस के तुला में तबाही मचा दी। यूक्रेन के ड्रोन का बारूदी हमला कितना तेज था, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों ने पुतिन के आक्रोश की आग को भड़का दिया, पुतिन को गुस्से से भर दिया। रूसी राष्ट्रपति तब और भड़क उठे जब जेलेंस्की रूस को आतंकी देश घोषित कर बैन लगाने की मांग करने लगे। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह मॉस्को पर और सख्त बैन लगाए। जेलेंस्की का कहना है कि जब तक रूस को वैश्विक स्तर पर अलग थलग नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे बर्बर हमले बंद नहीं होंगे। यूक्रेन ने अपने सहयोगी देशों से अधिक सैन्य सहायता और आर्थिक समर्थन की भी मांग की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि रूस की ये कार्रवाई सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि नागरिकों के खिलाफ सीधा युद्ध है। रूस ने अब तक जो किया वो बर्बर है। जेलेंस्की के इस बयान ने पुतिन का पारा और चढ़ा दिया। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने पुतिन को विनाशक हमले के लिए मजबूर कर दिया। पुतिन ने दो टूक कह दिया कि वो यूक्रेन से बदला लेकर रहेंगे, यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करेंगे। लेकिन सवाल है कि पुतिन का वो विनाशक हमला क्या होगा? क्या पुतिन ने तय कर लिया है कि वो परमाणु अटैक करेंगे? क्या यूक्रेन में महाविध्वंस करेंगे? क्या जेलेंस्की को बर्बाद करके ही दम लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। धमाके, तबाही, बर्बादी, लोगों का रोना और विकास और डेवलपमेंट या आगे बढ़ना, ये सब खत्म हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच इस वक्त बारूद की गंध हवाओं में ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा है और ये हालात यूक्रेन में कहीं ज्यादा है। लेकिन यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में इसका स्वाद रूस के हिस्से में भी डाला है। लेकिन ये लड़ाई
क्या उस पैमाने पर आ गई है जहां हम सवाल लाकर रोक रहे हैं कि क्या ये न्यूक्लियर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, सुमित पीर, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। तल्ख हैं थोड़े, लेकिन बात कांटे की करते हैं और जोर देकर रखते हैं। सुमित, बहुत स्वागत है आप सभी का, आप सबका मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, शुरुआत में आपसे कर लेता हूं, क्योंकि आर्मी और स्ट्रेटेजी को आप दो लोगों से, जेके बंसल साहब और आपसे बेहतर हम नहीं जान सकते। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, चर्चा तो हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, इस युद्ध को बहुत दिनों से देख रहे हैं। पुतिन ने जब यह बात कह दी अब कि अब हम सबसे बड़ा हमला करेंगे, तो मेरी आम समझ इस बात को समझ नहीं पा रही है कि उस बड़े हमले का मतलब और मकसद क्या है। इस्कंदर, किंजल, हर तरह की मिसाइल वो इस्तेमाल कर चुके हैं, हर तरीके का अटैक, ग्राउंड ट्रूप्स मूवमेंट हो चुका है, नुकसान बहुत हुआ। परमाणु हथियार हैं, लेकिन क्या वो चल सकते हैं? मेजर जनरल ब्रजेश कुमार। राजीव जी, 3.5 साल के बाद ये युद्ध उस मुकाम पे पहुंचा है कि दोनों देश एक एमेचर बॉक्सिंग में कहते हैं थर्ड राउंड में जो हालत होती है, थक से गए। इनके पास सैनिकों की कमी हो गई और ज्यादातर जो हमले हो रहे हैं आजकल ड्रोन्स के द्वारा या हवाई रूट के द्वारा या फिर बॉम्ब्स और आर्टिलरी शेल्स के द्वारा। तो ये स्थिति बहुत ही स्वाभाविक है। रशिया एक इतना माइटी और पावरफुल देश रहा है कि उसकी जो सारी जो सोच थी इस वो युद्ध के बारे में, वो पहले दिन से ही नाकाम होती चली है। और स्थिति ये हुई है कि 3.5 साल बाद उसको ट्रूप्स लेने पड़ रहे हैं। करीब आकलन लगाया गया है 14,000 नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स यहाँ लड़ाई कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने 1,000 के आसपास मिसाइल भेजे और आर्टिलरी गन्स की संख्या, शेल्स की बात करें, जो आर्टिलरी के जो गोले होते हैं, वो 8-9 लाख के करीब यहाँ की। तो ये स्थिति रशिया के साथ। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि उसने प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल किया है, चेचन आर्मी हो या एक दूसरी एक वागनर आर्मी, उन सबों का। तो इस 3.5 साल के बाद में एक तगड़ा जो सुपर पावर रहा, मिलिट्री सुपर पावर रहा है, उसको अभी भी कुछ सर्चिंग फॉर आंसर। और दूसरी तरफ जो प्रॉप्ड अप वेस्ट द्वारा, नेटो द्वारा और शुरू में अमेरिका द्वारा, हम कहते थे ये एक छोटा सा देश है रशिया के तुलना में। इनके हेड ऑफ स्टेट एक पेशे से जोकर है और मजाक खिल्लियां उड़ाते थे। तो 3.5 साल बाद ये रहा, वो सस्टेन तो कर पाए। सस्टेन के अलावा भी पिछले अक्टूबर के महीने में उन्होंने कर्स्क रीजन में ऑफेंसिव भी डाली थी। तो सारे तरफ से घिरने के बाद में जब नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है अमेरिका में कुछ 5-6 महीने से, तो उन्होंने थोड़ी उसके ऊपर रोक लगाई है, मगर नेटो ने रोक नहीं लगाई। तो ये जो लड़ाई तो जरूर इन दोनों के बीच में है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं। क्योंकि ये जो एरिया है यूरोप का, इसने पीस डिविडेंड देखा है 1945 से, उसके बाद में खुशहाली ही देखी। तो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे भी ये नो वॉर ना हो और चीजें खराब ना हो। तो इस इक्वेशन में देखिए, एक नेटो का इक्वेशन रशिया के साथ में है, यूएस नेटो से थोड़ा अलग होना चाहता है इकोनॉमिक के मामले में। तो इस तरह का मामला चल। ब्रजेश सर, परमाणु हथियार हैं, क्या वो चल सकते हैं? संक्षेप में मैं आता हूं, मैं थोड़ा 1 मिनट में उसके ऊपर अभी आता हूं। देखिए, जब से ट्रंप साहब ने इसमें खुद एक मैं कह रहा हूं जोश से पेश आना शुरू किया है और वो मीटिंग करवाई है इस्तांबुल में 2 राउंड की, तो ये लगा कि रशिया को लगा कि वो उनका पलड़ा भारी है, बिकॉज ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने तेजी से अपनी ग्राउंड एक्शन शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच लास्ट संडे को जो एक्शन लिया है यूक्रेन ने, वो पूरे देश, पूरे दुनिया के सिक्योरिटी के लोगों को चकमा सा लग रहा है। जो उन्होंने
4 बेसेस पे जो काफी डीप हैं वहां पे जा करके ड्रोन स्ट्राइक किया जी। है। तो रशिया तिलमिला गया है, उसने उसका बदला लेना भी चाहता है। और यही बात ये राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप परसों के इस बयान में आई कि सबसे बड़ा हमला होगा। हम एंटिसिपेट होने कर वाला सकते हैं है। सर कि वो क्या तो कर सकते हैं, लेकिन ये डराने की तरफ आगे ले जाता है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। यूक्रेन के बाखमुत में रूस ने अब हमला किया है। आर्टिलरी का इसमें इस्तेमाल हुआ है। बाखमुत में यह हमला है। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान भी हुआ है, यह भी समझ में आ रहा है, यह भी पता चल रहा है। बाखमुत में आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है रूस ने। हम अभी तक बात कर रहे थे ड्रोन और एयर स्ट्राइक की, लेकिन बाखमुत में आर्टिलरी का इस्तेमाल रूस ने किया है। यानी रूस अब जमीन पर और एडवांस करने की कोशिश कर रहा है। जो बड़ा हमला है उसकी शुरुआत, अगर आर्टिलरी हमले की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों को गौर से देखिए। यह रूस का हमला है बाखमुत इलाके में। अभी तक हमारी चर्चा, हमारी सारी बातचीत इस पर केंद्रित हो रही थी कि यह मिसाइलों के जरिए हो रहा है, ड्रोन के जरिए हो रहा है। लेकिन जब आर्टिलरी का इस्तेमाल होने लगे, ग्राउंड पर एक्टिविटी दिखने लगे, तो ये समझ में आ जाना चाहिए अब ग्राउंड ट्रूप मूवमेंट की शुरुआत हो सकती है। सुमित पीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए होंगे। सुमित पीर, आपने सुना मेजर जनरल ब्रजेश कुमार को, मैंने उनसे पूछा परमाणु हथियार हैं लेकिन क्या वो चल सकते हैं? एक मजे हुए सीनियर ऑफिसर की तरह उन्होंने इसके सारे विस्तार सामने रखे और एक चीज को उन्होंने थोड़ा सा एक नीश में रख दिया, क्योंकि वो प्रेसिडेंट पुतिन को फैसला लेना है। मेरा आपसे सवाल वही, सबसे बड़ा हमला, इसके मायने क्या समझे जाएं पुतिन की तरफ से? देखिए राजीव भाई, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। शो पे बुलाने के लिए साधुवाद। पहला और इंपॉर्टेंट विषय यह है, अगर आप पुतिन के हमले की बात करते हैं तो पुतिन कहते हैं, जो उनकी अभी ट्रंप से बात हुई, याद कीजिएगा, ये बात 90 मिनट तक चली और उसमें ये पूरा तय हुआ कि देखिए ट्रंप साहब, आप ईरान में जो करिए वो करेंगे, हम यहां नहीं बोलेंगे, हमें जो यूक्रेन में करना ट्रंप कुछ नहीं बोलेंगे। और जो भी उसके बाद यूक्रेन ने हमले किए हैं उस पे ट्रंप कुछ नहीं बोले। इसमें से मैं आपको बताऊं, 470 ड्रोन और 44 बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें किंजल यूज किया गया, इससे यूक्रेन पे हमला किया गया। 20 से 40 लोग मारे गए, काफी नुकसान हुआ यूक्रेन का। यूक्रेन कहता है 44 में से हमने 20 मिसाइल इंटरसेप्ट की, तो मतलब 24 निकल गई। 470 ड्रोन में से हमने 200 इंटरसेप्ट किए, तो 270 ड्रोन निकल के अपना काम कर गए। उसके बाद 2 हमले और हुए जिसमें 5 लोग और 7 लोग मारे गए हैं। तो यूक्रेन की ये जो हमलों की फेहरिस्त बढ़ती जाएगी। पुतिन हर तरफ से प्रेशर बढ़ाएंगे और पुतिन के पास, मेरे हिसाब से, वो परमाणु हमला नहीं करेंगे, पर परमाणु हमले से घातक एक हथियार उसके पास है, नाम है ओर्शनिक। ओर्शनिक के जो मिसाइल है, ये MIRV मिसाइल है, ये मैक 10 की स्पीड पर जाना चाहता है, ये हाइपरसोनिक है। अमेरिका की बात करें, किसी की बात करें, थर्ड मिसाइल बैटरी अभी इसे नहीं रोक पाती। इसका नमूना वो यूरोप को दिखा चुके हैं। अब मैं बताऊं, ब्रसेल्स जो यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है, 3 मिनट, फ्रांस 10 मिनट, जर्मनी 11 मिनट और यूनाइटेड किंगडम 17 मिनट। मतलब अगर ओर्शनिक चल गई तो उसको रोकने का कोई विकल्प नहीं पूरे यूरोप में किसी के पास। अमेरिका के पास कोई कार्ड नहीं। ये मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकता है, न्यूक्लियर या कन्वेंशनल, जो इसमें लगाई है वो कैरी करेगा। कहते हैं एक कंट्री को ध्वस्त करने के लिए एक ओर्शनिक काफी है। पुतिन के पास 500 ओर्शनिक रखे हैं, 500 जो वो डिक्लेयर कर चुके हैं। ओर्शनिक चलाने का मतलब है यूके जैसी कंट्री का विनाश कर सकते हो। और समझना यहां यह है राजीव भाई कि अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, अगर हम बात करें यूके की, यूके न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है, रशिया न्यूक्लियर ट्राइड है। दुनिया में केवल 4 न्यूक्लियर ट्राइड है, इंडिया, रशिया, चाइना और भारत। बाकी कंट्रियां न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है। तो आप एक न्यूक्लियर ट्राइड से मुकाबला न्यूक्लियर हथियारों से नहीं कर पाओगे। और नेटो की जहां तक बात करें, नेटो में न्यूक्लियर कमांड है ही नहीं। तो अगर नेटो जैसी बात भी आती तो नेटो को न्यूक्लियर हथियार कौन देगा? अमेरिका देगा? नहीं देगा। फ्रांस देगा? नहीं देगा। इंग्लैंड देगा? नहीं देगा। क्योंकि जो भी नेटो को हथियार देगा, और अगर नेटो ने चला भी लिए, तो उस कंट्री पे उसका रिप्लिकेशन आएगा। अगर मैं आपको पुतिन के 10 घातक हथियारों की बात करूं, ओर्शनिक मैं कर चुका हूं। सबसे पहले RS-28 सम्राट, 18,000 माइल्स की रेंज, 15 MIRV, 15 मल्टीपल वॉरहेड कैरी करेगा, 15 जगह डाल देगा। एवरग्रैंड, किंजल, उसके बाद इस्कंदर, उसके बाद प्रोसेडन। प्रोसेडन ऐसा टॉर्पीडो है, ये न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो है, इसकी रेंज कुछ भी अनलिमिटेड है।
जहां ये टकराएगा 4 मीटर लंबी लहरें और 7 रेक्टर का एक सुनामी लाने की ये क्षमता रखता है। उसके बाद जिरकॉन है, उसके बाद टोपोलैम है, उसके बाद वेनवीडिया है, इसके बाद अभी इसने क्या कौन सी नाम थी वो, कबिल कैलेबिर, एक कैलिबर क्रूज मिसाइल इन्होंने भी टर्म की, और सम्राट का और एक इनके पास एक और मिसाइल है जिसका मुझे नाम नहीं आ रहा, इट इज 10 kh। हाँ 10 kh। ये मैं आपको ओर्शनिक से अलावा बता रहा हूं। पुतिन के पास इतने हथियार हैं कि न्यूक्लियर हथियारों का नंबर ही नहीं है। अगर इसमें से आधे भी चला लिए, यूरोप को खत्म होने में, एवापोरेट होने में टाइम नहीं लगेगा। परिस्थिति इतनी 20 खराब है। सेकंड और लीजिए, 20 सेकंड और लीजिए। मुझे यह बताइए कि क्या रूस यूक्रेन के अलावा कुछ और यूरोपियन कंट्रीज को एक साथ टारगेट कर सकता है अगर ओर्शेनिक का इस्तेमाल करता है तो? बिल्कुल राजीव भाई, बहुत पते का सवाल आपने पूछा। आप पुतिन का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा इसका रिटेलिएशन यूक्रेन के बाहर जाएगा और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को यह पता लगेगा लोगों के हाथों में कठपुतली बनने का नतीजा क्या होता है। सीधा सीधा इशारा यूके की तरफ है। क्यों? जब ये परिस्थिति आई, यूके ने अमेरिका को फोन किया, बोला भैया F-35 खरीदना है, वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकता है, F-35 खरीदने की जरूरत कियर स्टार्मर को क्यों पड़ गई? फ्रांस चुपचाप बैठा, स्पेन की हालत खराब है, जर्मनी की हालत खराब है। प्रश्न ये है, जो स्पाइडर वेब अटैक हुआ उसमें कौन सी इंटेलिजेंस और कौन सी यूरोप की कंट्री ने यूक्रेन का साथ दिया? यूक्रेन की अकेले की बस की थी नहीं है, उनकी औकात ही नहीं है इतना करे। एग्जैक्टली एक स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है ये स्पाइडर वेब अटैक जिस तरीके का था। मेरे साथ मौजूद सारे वरिष्ठ सीनियर अधिकारी इस बात को समझते होंगे। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो हासिल कर पाना, उसे बना लेना और उसे इस्तेमाल कर लेना, ये कोई बच्चों की बात नहीं है कि हमने कोई घर घर खेल खेलना है और हमने थोड़ी सी चीजों से चीजों को मैनेज कर दिया। मैं बड़ी खबर का रुख करूं, फिर जेके बसल साहब आपका भी रुख करता हूं। यूक्रेनी सेना पर रूस अब ड्रोन अटैक भी कर रहा है। वॉर जोन में यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक हुआ है। रूस के हमले में यूक्रेन के कई सैनिक घायल हुए हैं, कुछ मारे भी गए हैं। इससे पहले हमने आर्टिलरी का अटैक दिखाया था, जो तस्वीरें रूस की तरफ से आई थी, उससे एक सिग्नल तो मिल गया। जमीन पर और एडवांस करने की अब रूस ने कोशिश शुरू कर दी है। वो सबसे बड़ा हमला क्या होगा, हम अभी तक यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वॉर स्ट्रेटेजीज को अपने पैनलिस्ट के जरिए समझना चाहते हैं। पुतिन ने अगर कहा मैं सबसे बड़ा हमला करूंगा, सुमित पीर ने उसको समझाया वो सबसे बड़ा हमला न केवल यूक्रेन होगा, वो वहां भी होगा जो यूक्रेन को ऐसी मदद दे रहे हैं, यानी मल्टीपल टारगेट सेट होंगे और उसमें उनको भी सबक दे दिया जाएगा जो यूक्रेन के पीछे हैं। जेके बंसल साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जेके बंसल, मेजर जनरल जेके बंसल, हम सब चर्चा कर रहे हैं, मैं अब सबसे बड़े हमले की बात नहीं करूंगा, लेकिन हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि यूक्रेन यूं ही ये सारी एक्टिविटी नहीं कर रहा, उसको पीछे से जो सपोर्ट मिल रहा है वो नाटो कंट्रीज का सपोर्ट है। क्या पीछे से नाटो ही असल में लड़ाई लड़ती नजर आ रहा है? और अगर रशिया कह रहा है कि सबसे बड़ा हमला करेंगे, तो रशिया यूक्रेन नहीं नाटो के खिलाफ करेगा? नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर। जनरल ब्रजेश कुमार ने बड़े ही सटीक तरीके से इसका विश्लेषण किया और बहुत सही जो है उन्होंने सटीक बताया है कि अभी जो है ना वो थक चुके हैं। और थकना जो है, जो रशिया भी एक्सपोज हो चुका है, वल्नरेबल हो चुका है। और जो ये लड़ाई है यूक्रेन ने रशिया में ले जाकर रशिया में खड़ी कर दी है। अब आप देखिए कि जिस तरह से हमले हो रहे हैं, और कोई ना, जब भी कोई अटैक होता है, रिटेलिएशन होता है, तो रिटेलिएशन से जब या बदले की बात कही जाती है, तो बदले की बात से जो रशिया है अपने नागरिकों को, अपनी संपत्ति को, अपने एसेट्स को तो नहीं बचा पाता ना। वहां तो बड़ी अनसर्टेनिटी है ना, इतने भय में रह रहा है, इतना एक सुपर पावर के पता नहीं कहाँ कब अटैक हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और देखिए रशिया की इकोनॉमी ध्वस्त होती जा रही है। जब से प्रेसिडेंट पुतिन आए थे तो उन्होंने रशिया की इकोनॉमी को बहुत उबारा था, एक बढ़ता जा रहा था। अभी वो कम से कम भी 3 साल पीछे उनकी जो क्षमता है वो घट गई है हथियार बनाने की। और जहां तक इस चीज का सवाल है, जो बाकी कंट्री हैं, चाहे आप उसमें यूरोप की कंट्री हैं, यूके ले लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, इनकी भी अपनी एक इंटेलिजेंस है। ऐसे इतना खतरा तो ये भी नहीं लेंगे। दिन वन से ही जो है ऐसे स्टेटमेंट आते थे रशिया की तरफ से कि जो यूके को बिल्कुल समुद्र में डुबा देंगे, हम बम मार देंगे, ये कर देंगे। लेकिन वो नहीं डर रहे हैं। कौन अपने आप को बर्बाद करना चाहता है? तो उनकी भी कोई शक्ति है, उनके अंदर में भी कोई स्ट्रेंथ है। और आर्टिकल 5 के अंदर में अगर किसी देश के ऊपर में एक अटैक होता है तो पूरा नेटो उसमें आ जाएगा। और ऐसा नहीं है,
युद्ध में कुछ पता नहीं चलता, अमेरिका भी साथ में आएगा तो एक बहुत भारी तरह का क्षति होगी। और टारगेट तो रशिया का ये था कि भाई वो अपना, वो तो कहते थे कि हमने 4 स्टेट थे, लुहांस्क, ये डोनेट्स्क, जपोरिजिया, खैरसून में जनमत संग्रह भी करा लिया है, वो हमारे पास में आ गए हैं। जब उनके पास में आ गए हैं तो अब रशिया ये बात क्यों रखता है कि यूक्रेन आपसे वहां से अपनी फौजें विड्रॉ करे? जब उनका पूरा कंट्रोल और कब्जा है तो यूक्रेन की फौजें विड्रॉ करने की बात कहां से आ जाती है? तो इसका मतलब ये है कि अभी तो जो मोदी साहब ने कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है, जरूरत है कि रशिया को उसके ऊपर गौर करना चाहिए, और गौर करके इसको युद्ध को एक बातचीत से निपटा लिया जाए। और जहां पर बार बार आती है जो उसकी न्यूक्लियर अटैक से कोई युद्ध में कमी या मामला नहीं निपटेगा, ये और बढ़ेगा। अब जहां तक न्यूक्लियर की बात होती है, न्यूक्लियर से क्या होता है कि उसमें हीट ब्लास्ट और रेडिएशन होता है। तो हीट और ब्लास्ट तो बाकी हथियार में भी होता है। रेडिएशन से, रेडिएशन का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन के ऊपर। इसका मतलब अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ रहा है या न्यूक्लियर बॉम्ब किया है तो वो जनता को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो किसी के एसेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। तो ये एक म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन है। इस तरह की सोच जो है एक रखना तो ठीक नहीं है। पूरे विश्व के, पूरे समाज के, पूरे मानव के लिए ये खतरनाक है। तो ऐसा सोचते हुए अभी जो है, ऐसी मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर अटैक लेकिन आएगा। जेके लेकिन बंसल साहब, जब जंग इस हालात में पहुंच गई हो जैसा आप और मेजर जनरल ब्रजेश कुमार कह रहे हैं, तब कितना भी बड़ा कोई लीडर क्यों ना हो, वो आखिरी दांव इस्तेमाल करने की सोच लेता है, कंपेल हो जाता है, उसके खुद के थॉट्स उसको इशारा करते हैं और कई सारे प्रेशर्स भी आ जाते हैं। तब ये देखना होता है कि पेशेंस कितना है इस हथियार को इस्तेमाल करने ना करने का। अगर पुतिन ऐसा कह रहे हैं तो क्या मैं इसे इस तरीके से भी समझूं कि वो मन बना रहे हैं कि वो अगला इशारा न्यूक्लियर का दे रहे हैं? क्या पता यूक्रेन को इशारा दे रहे हो। लेकिन बड़ी खबर का रुख करूं, फिर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि यूक्रेन का रूस पर बड़े हमले का दावा सामने आया है और ये भी शायद पुतिन के बयान के पीछे है। अब ये हम पूरी तरीके से कंफर्म सोर्सेज से नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी जानकारी कि Su-35 को, फाइटर जेट को शनिवार सुबह यानी कल सुबह मार गिराने का दावा कर रहा है कुर्स्क इलाके में यूक्रेन। फाइटर जेट गिराने का दावा, यूक्रेन की सेना ने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा। अब यूक्रेन कह रहा है कि Su-35 गिराया है। Su-35 जो बहुत बेहतरीन किस्म का एक फाइटर प्लेन है, जो F-35 इस रेंज में आता है और उसकी टक्कर इन बड़े विमानों के साथ, फाइटर प्लेन्स के साथ होती है। लेकिन रूस की चुप्पी इसको एक स्वीकारोक्ति की तरह दे रही है कि क्या पता यूक्रेन ने Su-35 को निशाने में ले लिया हो, जो बड़ी स्पीड से उड़ता है, जो भारत को भी रूस ने ऑफर किया हुआ है। तो यूक्रेन ने रूस पर इस बड़े हमले का दावा यहां पर किया जरूर है। संजीव जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, लड़ाई कुछ भी हो रही हो, लड़ाई में कोई कितने भी दावे कर रहा हो, मुझे एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है कि इस लड़ाई को इतना आगे बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है? अगर मैं यूक्रेन के पीछे नाटो को देखता हूं और रूस को देखता हूं और अमेरिका को देखता हूं, रूस वो पुराने दौर का रूस, यूएसएसआर नहीं है, वो पहले ही टूट चुका है। तो रूस को इस लड़ाई में उलझाने का नाटो का असली मकसद क्या हो सकता है? देखिए राजीव जी, रशिया यूक्रेन के इस युद्ध की जो असली सच्चाई ये है कि ये युद्ध महाशक्तियों के बीच में अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा है। और यूक्रेन का जो इस्तेमाल है वो एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके अमेरिका और नाटो ने बंदूकें चलाई हैं, और जाहिर है कि रशिया भी और यूक्रेन के बीच का ये जो युद्ध है वो इस यूक्रेनियन टेरिटरी पर लड़ा जा रहा है। लेकिन जो पूरी ताकत है वो अमेरिका और नाटो की यूक्रेन के साथ डे वन से रही है। और रशिया ने भी ये जो युद्ध शुरू किया था वो नाटो के एक्सपेंशन के आधार पर किया था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने जा रहा था और हम इसे ऐसा नहीं होने देंगे। उसको रोकने के लिए रशिया ने फरवरी 2022 में यह हमला किया था। तो ये जो युद्ध है ये यूरोपियन थिएटर में महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अति महत्वाकांक्षी नेता है। वो पूरे रशिया का उसी तरीके का गौरव हासिल करना चाहते हैं जैसा कि पूर्ववर्ती सोवियत यूनियन का था। और उन्होंने तो अपने आर्टिकल्स में और अपने अनेक बयानों में इस बात को कहा भी है, समय समय पर कहा है कि सोवियत यूनियन का जो विघटन है वो नहीं होना चाहिए था। और उसको लेकर के उनके अंदर अनेक तरीके के जो ग्रीवांसेस हैं, एक गहरी उनके अंदर दुख रहता है इस बात का।
तो इस बात को, रशिया को एक महाशक्ति के रूप में फिर से स्थापित करने का जो राष्ट्रपति पुतिन का एक की अति महत्वाकांक्षा है, उसको हासिल करने के लिए उन्होंने यूरोपियन थिएटर में अमेरिका और नेटो को चैलेंज करने की कोशिश की। और जब अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ अपना ज्यादा ध्यान फोकस करने की तैयारी में था, वो चाइना के ऊपर ज्यादा फोकस करने के लिए अपने जो जो ट्रूप्स के जो डिप्लॉयमेंट्स को रीएडजस्ट कर रहा था, अपने स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट्स को रीएडजस्ट कर रहा था। तो ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और नेटो को यूरोपियन थिएटर में चैलेंज किया। और राष्ट्रपति पुतिन इसी तरीके का जो चैलेंज है वो मिडिल ईस्ट रीजन में भी अमेरिका और नेटो को करते हैं, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह उनके अपने एम्बिशंस हैं। अफ्रीका के देशों में रशिया वैगनर आर्मी के माध्यम से अपने ऑपरेशंस करता है और वहां पर भी फ्रांस जैसे राष्ट्रों को चैलेंज करने की, अमेरिका को भी चैलेंज करने की कोशिश करता है। इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के भी रशिया की अपनी स्ट्रेटजीज हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। चेन्नई व्लादिवोस्टॉक जो एक रूट बनाने का रशिया और भारत का जो लक्ष्य है, जाहिर है कि रशिया उसके माध्यम से इंडो पैसिफिक रीजन को भी अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहता है। तो रशिया बहुत ही महत्वाकांक्षी है। और लेकिन अमेरिका और नेटो भी, जाहिर है कि वो भी, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं वैसी की वैसी हैं। वो अपनी एग्जिस्टिंग हेजेमनी को डिफेंड करना चाहते हैं। और ऐसे में ये जो पूरी लड़ाई है, ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, एक कंटेस्टेशन फॉर डोमिनेंस है। और ये यूरोपियन थिएटर में ये लड़ा जा रहा है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा, ये जो महाशक्तियां हैं डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकती। न्यूक्लियर वॉर एफोर्डेबल नहीं है, तीसरा विश्व युद्ध संभव नहीं है। क्योंकि अभी आप देखिए राजीव जी, तो 3 सालों से भी ज्यादा समय हो चुका है इस युद्ध में, लेकिन रशिया ने यूक्रेन की टेरिटरी पर एक कोई सिंगल गोली तक नहीं चलाई है, मिसाइल कोई मिसाइल नहीं लॉन्च की है। और वहीं अमेरिका और नेटो ने भी रशिया की टेरिटरी पर कोई डायरेक्ट कोई सिंगल गोली या कोई मिसाइल तक नहीं चलाई है। क्योंकि जैसा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार कहा था कि जिस दिन अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स एक दूसरे को डायरेक्टली शूट करना शुरू कर देंगे, आप उस दिन मान लीजिए कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा और ये न्यूक्लियर वॉर में बदलेगा, जिसको कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी मैट की सिचुएशन, जिसमें कि कोई भी नहीं जाना चाहेगा। ये सर्वनाशी जो स्थितियां हैं वो पैदा करेगा। और देखिए, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन हो, चाहे वो पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर हो, कोई भी तानाशाह या किसी भी तरीके का एक रेडिकल आदमी भी अपने विनाश के कॉस्ट पे वो कोई युद्ध नहीं लड़ना चाहेगा। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, 1945 में और 2025 में अंतर ये है कि 1945 में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे और उसका इस्तेमाल उसने किया। लेकिन 2025 में सभी महाशक्तियों के पास न सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बल्कि उनके डिलीवर करने के सिस्टम्स मौजूद हैं। महाशक्तियों के पास ट्राइड के सिस्टम्स मौजूद हैं। नहीं, और एक चीज भी है सर, आपने बड़ा अच्छा अंतर यहां पर समझाया। ये शायद तस्वीर को सामने रख देगा कि हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे। एक और चीज है कि 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर हुए अटैक का जो रिपरकशंस थे, जो असर थे, वो सभी कंट्रीज को पता है। सबके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन सबकी कोशिश यही रहती है कि उसे डेटरेंट की तरह इस्तेमाल किया जाए। लेकिन क्या अब स्थितियां ऐसी पैदा हो रही हैं कि यूक्रेन उसका टेस्टिंग ग्राउंड बनने वाला है? बड़ी खबर का रुख करता हूं और उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी रूस कर रहा है। Tu-160 बॉम्बर को अनादेर एयरबेस पर तैनात किया है। बॉम्बर को रूस की सेना में व्हाइट स्वान कहा जाता है। दुनिया का सबसे तेज बॉम्बर माना जाता है Tu-160। हालांकि इससे पहले बेलाया में रूस के कई बॉम्बर्स को ड्रोन अटैक में ध्वस्त कर चुका है यूक्रेन। लेकिन शायद अब रूस अपने उन हथियारों को निकाल रहा है जिनको ब्रह्मास्त्र की श्रेणी में रखा जा सकता है, यानी जिनका इस्तेमाल अब नहीं तो कभी नहीं के तौर पर किया जाता है, जिन्हें आखिरी हमले के तौर पर रखा जाता है सामने। क्या यही होगा? मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, लड़ाई हो रही है, सब एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। मैं क्या ये समझूं कि यूक्रेन और रूस का जो एरिया है, क्या ये टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है वॉर टेक्नोलॉजी को परखने का, इसलिए युद्ध ये बढ़ता चला जा रहा है और रुक नहीं रहा? राजीव जी, कोई भी युद्ध जो होता है, और खासकर ये युद्ध जो लंबा चला 3.5 साल तक, तो ये तो बिल्कुल ही लेबोरेटरी है। नए नए टेक्नोलॉजी का
वॉरफेयर टेक्निक्स का, स्ट्रेटजी का और म्यूनिशन सिस्टम। और हमने देखा है कि अपार्ट फ्रॉम जो बिग नेम्स हैं, बिग मिसाइल सिस्टम्स हैं जो नए नए बने हैं, दोनों तरफ से इस्तेमाल हुए हैं, सबसे बढ़िया चीज देखने को ये आई है यूक्रेन ने कैसे लो कॉस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए रशिया को एक बे में रखा। मात्र 1,000 से 2,000 यूरो में बनने वाले ड्रोन्स इतने क्षमता पूर्वक हो रखे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ये एफपीवी ड्रोन्स 4,500 किलोमीटर जाके मंगोलिया के बॉर्डर पे जाके हवाई जहाज को नष्ट कर सकते, इस तरह की क्षमता। तो ये जो हमेशा कोई भी वॉर जोन होता है, फ्रीली और फेयरलेसली टेक्नोलॉजिस्ट हों, कंपनियां हों, जनरल्स हों, अपने अपने हथियार का, उनको एम्प्लॉयमेंट का टेस्टिंग करते हैं। हथियार के बारे में जो हम बनाते हैं और बेचते हैं वो एक कहानी है, स्पेसिफिकेशन देते हैं, इतना लंबा जाएगा, इतनी दूरी जाएगा। लेकिन मिलिट्री लीडर्स को उसके ऊपर दिलचस्पी होती है कि उसका एम्प्लॉयमेंट वॉर जोन में कैसा होता है, उसकी क्या इफेक्ट होती है, उसको कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, और उसके जो एम्प्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट के जो तरीके हैं वो एक टॉप सीक्रेट चीजें बन जाती हैं। ये वॉरफेयर की हम बात करते हैं, जो मिसाइल सिस्टम है या एयरक्राफ्ट है या ड्रोन से इतने 1,000 किलोमीटर, इतने 100 किलोमीटर, उसका कोई खास मायने नहीं है, लेकिन वो हमने जैसे इस्तेमाल किया, क्या उसका परिणाम आया, वो इम्पोर्टेंट है। और ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चल रहा है और अभी चलता ही रहेगा, क्योंकि जो हम बातचीत कर रहे थे ये न्यूक्लियर बैकड्रॉप है। न्यूक्लियर वेपन तो इस्तेमाल करने का नहीं है, दिखाने का है, उसको देखने की चीज है। वो इसी वजह से आपने ही बताया शायद 1945 के बाद में इस्तेमाल नहीं किया गया, ना होना चाहिए, ना होगा, क्योंकि 2-3 और भी कारण हैं। पुतिन साहब की बातचीत चल रही है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ में, परसों बातचीत हुई है 1.5 घंटे की, 2 हफ्ते पहले 2 घंटे की हुई थी, और पहले भी हो चुकी है। तो जहां बातचीत चलती रहती है तो ऑब्वियसली कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव हैं, उस तरह का कंफ्यूजन नहीं होता है। और दूसरा, बड़ी बड़ी इवेंट्स भी आने वाले हैं। अगर आप कहेंगे तो G7 का इवेंट अगले सैटरडे संडे मंडे को है। तो G7 के यूरोप की 4 बड़ी शक्तियां, अमेरिका, ऑफ कोर्स कुछ और भी देश हैं, कनाडा और जापान है, बातचीत होगी। और उससे ज्यादा भी महत्वपूर्ण है नेटो की खुद की जो एक संगठन की बैठक है, वो शायद इस महीने 24-25 तारीख को। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये लगता है कि काफी कुछ समावेश होगा। और जहां तक लड़ाई का मानना है, परसों की मीटिंग के बाद में ये लगा प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा, वो भी एग्जैस्परेटेड हो गए थे, कहते थे इनको लड़ने दीजिए। एग्जैस्परेशन पुतिन के पास में भी है, कोई रास्ता नहीं निकला है। एग्जैस्परेशन अपने क्या कहते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट के पास में भी है। तो इस तरह की कहानी है। तो कुछ समावेश निकलेगा बातचीत के जरिए। ये खींचेगा, कितना खींच सकता है, ये थंगी है इकोनॉमिक तरीके से, बाकी चीजों के हिसाब से, और वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे दोनों देश, बड़ा देश और छोटा देश। तो मैं समझता हूं धीरे धीरे करके हम कुछ ना कुछ पहुंचेंगे। खाली अच्छी चीज ये हुई है 2 दफा प्रिजनर्स का स्वैप किया गया। हालांकि परसों या कल इसके ऊपर रोक टोक आ गई थी, जो हमारे डेड बॉडीज और विकलांग लोगों को एक्सचेंज कर रहे थे, उस रुकावट आ गई है। तो ये सब भी फॉरवर्ड मूवमेंट है, छोटी छोटी, बट काफी उसमें वजन रहता है। हाँ, लेकिन सर चल सारी चीजें रही हैं। अब यूक्रेन एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर बन गया है जो दुनिया को कम से कम ये सबक तो देता है कि अगर समय रहते आपने गंभीरता के साथ अपने रक्षा और अपने भविष्य के लिए सोचना शुरू नहीं किया तो आप केवल कॉमेडी करते रह सकते हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, जो यूक्रेन करता दिखाई पड़ रहा है। सुमित पीत, अभी संजीव श्रीवास्तव कह रहे थे कि ऐसी सिचुएशन नहीं आने वाली कि ये सुपर पावर्स, जिसमें मैं फ्रांस को भी रख लेता हूं, चलिए ब्रिटेन को भी रख लेता हूं, अमेरिका को भी रख लेता हूं, रशिया एक तरफ, चीन एक तरफ, ये डायरेक्टली जंग नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ बचा है क्या रूस यूक्रेन में, जो अब डायरेक्टली की बात हो? सब कुछ तो सामने है कि लड़ यूक्रेन कैसे रहा है। देखिए राजीव भाई, यहाँ सीधी सी बात है, यूक्रेन की जो लड़ाई है, पुतिन ने कहा, पुतिन का कॉन्सेप्ट है आर्टिक सर्कल, कि ये मेरा एक्सक्लूसिव जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ आप ना आए। अमेरिका को बोला था, अमेरिका ने पुतिन को आश्वासन दिया, 5 बार एक्सपैंड किया। जब बात आई यूक्रेन में, यूक्रेन क्यों? यूक्रेन में 3 मसले सर। सबसे पहले, यूक्रेन से अगर आप मिसाइल तांग देंगे रशिया, तो इंटरसेप्शन टाइम कुछ भी नहीं है।
दूसरा मसला, यूक्रेन में 19 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 19 न्यूक्लियर रिएक्टर है जिनमें आप आराम से परमाणु बम क्या कुछ भी बना सकते हैं एनरिचमेंट करके। तीसरी बात, जेप्रोजिया जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है वो वहां पे है। यूक्रेन की जमीन के नीचे भाई सर 15 ट्रिलियन के नए मिनरल्स हैं, 15 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स हैं। चौथा रीजन वो है। तो इन्होंने, नेटो ने सोचा कि एक तो पुतिन को दबोचेंगे, 15 ट्रिलियन भी हाथ आएगा, जेप्रोजिया भी हाथ आएगा, और यूक्रेन में बनाएंगे बम और मिसाइल पे लगाएंगे और पुतिन के सामने रखेंगे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वैसी परिवासी परिस्थिति ये क्रिएट कर रहे थे। पुतिन इनको वार्न करते रहे, इन्हें समझ नहीं आया। अब देखिए, यूक्रेन तो सामने है, पीछे पूरी दुनिया की शक्ति। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप को कोट करूं, पीछे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने कहा 5,000 लोग हर हफ्ते यूक्रेन में मरते हैं। यूक्रेन जहां मैं गया हूं, रशिया भी गया हूं, यूक्रेन इतनी बेहतरीन कंट्री थी, उसका क्या हाल कर दिया स्टैंड अप कॉमेडियन ने, वाट लगा दी वहां। आप पीछे इन्होंने महिला प्रिजनर्स को युद्ध के मोर्चे पे भेजा, क्योंकि मेल प्रिजनर भी नहीं बचा, बच्चों तक को जंग के उसमें झोंक दिया इन्होंने। इतना नुकसान, 30 साल पीछे कर दिया उस मुल्क को। और अब परिस्थिति ये है, ये सारा खेल यूरोप के आका पीछे से खेल रहे हैं, ये नेटो खेल रहा है, ये अमेरिका का जो बाइडेन और डीप स्टेट खेल रहा था, जिनका अपना 15 ट्रिलियन डॉलर वाला इंटरेस्ट था। पीछे पुतिन ने एक और बात कही, बोला यार ये जो रिजीम है जेलेंस्की की, ये तुमने बिठाई है ना, ये तुम्हारा बिठाया हुआ पपेट है ना। पहले तो एक प्रो यूक्रेन रिजीम थी, उसको तुमने हटाया, अपना पप्पू बिठाया, और उस पप्पू के होते हुए ये विनाश हुआ। अगर नेटो, यूक्रेन के पीछे नेटो ना हो, अमेरिका ना हो, यूरोप ना हो, 3 दिन खड़ा नहीं हो पाएगा यूक्रेन। ये ट्रंप ने भी कहा है, ये पुतिन ने भी कहा है, ये काफी इंडिपेंडेंट लोगों का असेसमेंट है। पर परिस्थिति क्या, परिस्थिति आपने यूक्रेन को एक टेस्ट बेड बनाया, वहां इस चीजों का परीक्षण कर रहे हैं आप। रही बात न्यूक्लियर वेपन्स की, राजीव भाई, ये तो हाथी के दांत है, दिखाने के और खाने के और। हाथी कभी दांतों से खाता नहीं, दिखाने के और। पर अगर आप विश्व युद्ध पहले की परिकल्पना करें, यूरोप ने दुनिया को विश्व युद्ध नंबर 1 में झोंका था। यहाँ ऐसे सर फिरे हैं जिनको अब भी अपने शायद गोरी चमड़ी पे, अपने रिच हेरिटेज पे गमान है, घुमंड है। और उनमें से एक मैं तो सुमित ये भी कहूंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ये कॉलोनीज को मिलाकर यूरोप ने ही थोपा था, और अभी भी ये यूरोप ही कर रहा है। यूरोप करे। और ये केयर स्टार्मर की सरकार जो है, ये बहुत घातक सरकार है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर पुतिन धमकी दे रहे हैं तो केयर स्टार्मर यूएसए से F-35 क्यों मांग रहे हैं? तुम्हारा नाम तो नहीं लिया। अगर तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, हमने तो नहीं मांगा F-35, किसी ने तो नहीं मांगा F-35। तो केयर स्टार्मर को F-35 यूएसए से मांगने की फौरन से बेशर्त आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों कह रहा कि मैं 800 बैलिस्टिक मिसाइल बनूंगा? किसके लिए बनाया? और डिफेंस मिनिस्टर केली को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि हम 1 लाख ड्रोन यूक्रेन को देंगे? यानी कौन आग भड़का रहा, समझ में आ रहा है। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं। जेलेंस्की, जो बात अभी सुमित पीर कह रहे थे, जेलेंस्की ने जंग के लिए और हथियार मांगे हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों से हथियार मांग रहा है जेलेंस्की। अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है। हम रूस का विरोध जारी रखेंगे। जेलेंस्की कितना ज्यादा अपनी कंडीशन को सेल करेंगे? जेलेंस्की ने यूक्रेन को वहां पहुंचा दिया है जहां यूक्रेन के पास अपने को डिफेंड करने के लिए दूसरे के सामने कटोरा फैलाने के लायक और कोई स्थिति बची नहीं है। एक पाकिस्तान है जो देश चलाने के लिए कटोरा फैलाता है, यहां देश की रक्षा करने के लिए एक प्रेसिडेंट कटोरा फैला रहा है। उसने अपने देश को इतना मजबूत किया ही नहीं कि वो देश खुद खड़ा रह पाए। आज जो स्थिति है, सुमित एकदम सही कह रहे हैं, और जो चर्चा से निकल कर आ रहा है, ये सब कुछ यूरोपियन और अमेरिका जो ताना बाना है नाटो का, उसके चलते यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। मेजर जनरल जेके बंसल, क्या इसका कोई हल आपको दिखता है, या फिर मैं ये कहूं कि आर्टिलरी के साथ एडवांस करने की रूस की कोशिश अब इशारा इस बात का दे रही है कि अब फाइनल असॉल्ट ज्यादा देर नहीं है, शायद वो हो चुका है जहां जिससे ज्यादा आप ड्रैगन या किसी बड़े जानवर को परेशान कर सकते हो? देखिए, आर्टिलरी का या ग्राउंड जो फोर्सेस का है, वो तो ये है कि जो कब्जा करते जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अभी आप ये देखिए, बेसिक चीज क्या है कि जो यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन के अंदर डेमोक्रेसी है, रशिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। अब बार बार जो संजीव जी ने भी जो कहा है कि ये जो रशिया की एक महत्वाकांक्षा है कि दोबारा वो उसको यूएसएसआर बना दिया जाए, उस कारण से ये युद्ध हुआ। मैं बार बार ये कह चुका हूं, अगर नेटो की ही बात की कि यूक्रेन को उसमें शामिल करने की, तो यूक्रेन के बाद में जो है शामिल हुए हैं स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड का भी जो एरिया, जो बॉर्डर है, वो रशिया के साथ में है, तो वहां पे भी फौजें ले जाई जा सकती हैं।
तो उनको धमकाया जरूर रशिया ने, लेकिन उनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया। और जो ये नेटो है वो उनको लेना चाहता था, स्वीडन और फिनलैंड को, तो जो ऑब्जेक्शन उठाया था तुर्की ने उसको भी उन्होंने दरकिनार करा दिया। जबकि जो यूक्रेन है वो बहुत समय से कोशिश कर रहा था, उसको उसमें नहीं लिया गया। तो बात ये है कि ये जो युद्ध है सारा रशिया ही जिम्मेवार है इसका, रशिया ने इसको भड़काया है। और इसमें जो है जो ये नेटो वाली बात है, क्योंकि कई बार जो जब अफगानिस्तान से फौजें हटी थी तो खुद मैक्रोन साहब ने ये कहा था कि अभी नेटो ब्रेन डेड हो गया है। और नेट जो 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 प्रेसिडेंट हैं जो फ्रांस के, वो गए थे पुतिन साहब के पास में युद्ध को ना कराने के लिए, और चांसलर भी गए थे जर्मनी के उस समय। और देखिए रशिया का और जो यूरोप का कितना अच्छा बिजनेस था, सारी गैस वहीं से आती थी, कोई जी। युद्ध के या उसमें किसी का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि कोई वर्चस्व की लड़ाई, वो तो बिजनेस कर रहे थे। ये तो सारा मामला वहां से शुरू हुआ है कि एक्सरसाइज के नाम पे जब रशिया ने अपनी फौजें वहां पे मूव कर दी और अपना ये दिखा लिया कि पहले हमने जो है क्रीमिया को ले लिया, अब यूक्रेन को ले लेंगे, जो बेलारूस और जो बाकी कंट्रीज हैं वो उनके साथ में उनकी कठपुतलियां हैं। यहाँ पे भी वो चाहते थे कि भाई कठपुतली सरकार हो जाएगी, जो कि नहीं हुई। और ये हालांकि जो जेलेंस्की ने उस बात को नहीं समझा और अपना विध्वंस करा लिया, लेकिन वो उस बात के लिए सोचने लगे कि भाई ठीक है, जनता भी उनके साथ में है। अगर कई बार ये हुआ कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए, लेकिन उनको नहीं हटाया गया कि जनता उनका साथ दे रही है। अगर जनता साथ नहीं दे रही देती तो अब तक उखाड़ के फेंक दिया जाता। अगर रशिया ने कब्जा कर भी लिया कुछ जो है रीजन पे, तो वहां पे एक कोई शांति नहीं रह सकती, क्योंकि वो जो वहां की जनता ही नहीं चाहती कि रशिया आके उनके ऊपर कब्जा करे। तो कब्जा या इस तरह की जो ऑक्यूपेशन है तब तो होते हैं कि भाई वहां की जनता भी ये चाहे तो हो जाता है, नहीं तो नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल से अभी इसका क्या असर होगा। और युद्ध में एक बात हो जाती है कि उसका क्या अंजाम है वो नहीं सोचता कोई भी। डी एस्केलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ईगो हो जाती है कि हमको हटना नहीं है, कुछ भी हो जाए, चाहे एग्जैक्टली उसका अंजाम कुछ भी हो। तो अब स्थिति एग्जैक्टली। ऐसी आ गई है कि जो अपनी तरफ से सब आप कुछ एकदम सही कह रहे हैं सर। एस्केलेट करना बहुत आसान है, उसको फिर पीछे हटना वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप लोग मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यहां पर हम नाटो और अमेरिका की बात कर रहे थे। अमेरिका में अंदर क्या चल रहा है, चलिए थोड़ी इसी के साथ उसकी भी बात कर लेते हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स में हिंसक